नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की बात कर रही है। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। सपोज दैट आपका ये सर्किट है, इधर से हमने प्लस माइनस टर्मिनल लगा हुआ है। इसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन जब भी होगा वो हायर टू लोअर होगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन होगा। और अगर हम इसमें बात करें इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, यानी कि लोअर टू हायर होगा। तो ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन, और ये होगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो जब भी आपको करंट की बात करेगा डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रिसिटी हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ फ्लो करता है। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का और ये डायरेक्शन करंट का। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट था। अभी चलते हैं आगे, टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको शॉर्टकट में पीडी बोला जाता है। पीडी भी आप लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। कहता है कि द वर्क डन या द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट लिख लो, अमाउंट of work done in moving a point charge from one terminal to another is called पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट के अंदर में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से वर्क डन ही है इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। जैसे हम अगर बात करें, ये आपका टर्मिनल है, सॉरी ये आपका सर्किट है, इसका एक टर्मिनल ये है, एक दूसरा टर्मिनल ये है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। चार्ज तो दोनों साइड से फ्लो करेंगे, यानी जनरली हमारा चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। तो अगर हम चार्ज को किसी एक डायरेक्शन में किसी एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो उसको ले जाने में जो वर्क डन होगा, यानी कि अगर हमारा हायर से लोअर की तरफ अगर चार्ज जाएगा तो यहाँ से जो चार्ज जाने में वर्क डन होगा इस सर्किट के द्वारा, वो वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसका हमारा फॉर्मूला आ जाएगा पीडी, शॉर्टकट में हम इसको पीडी लिखते हैं। तो पीडी बराबर आ जाएगा आपका वर्क डन और नीचे आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज को हम नंबर ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज को अमाउंट ऑफ चार्ज लिखे या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल लिख सकते हैं, या चार्ज की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला, इसको हम ऐसे भी शो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल हम V दिखाते हैं, यहाँ पे आप ब्रैकेट में V लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से और अमाउंट ऑफ चार्ज को Q से, यानी कि V = W/Q, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका आ जाता है यूनिट आ जाएगा इसका वोल्ट, इसको भी डिनोट करता है V से। इसका सिंबल भी होता है V और इसका यूनिट भी होता है V। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल हम V दिखाते हैं और इसका यूनिट भी V होता है, लेकिन इसका वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरे नाम में कहीं पे इसको वोल्टेज भी बोला जाता है, वोल्टेज भी यूज किया जाता है इसके नेम में। तो वोल्टेज बोले, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, बात एक ही होता है और यूनिट इसका V होता है, वोल्ट। अब आता है इसका मेजरिंग डिवाइस। मेजर कैसे करता है इसको, तो इसको मेजर करता है वोल्ट मीटर से। इसका डिवाइस मेजरिंग करने का वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे होता है, तो वोल्ट मीटर
कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सर्किट। सर्किट के साथ इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब पैरेलल और सीरीज की कहानी हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सीरीज किसको कहते हैं, पैरेलल किसको कहते हैं। जब सर्किट आएगा तो वहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे, अभी आप याद रखेंगे पैरेलल में ये कनेक्ट होता है सर्किट के साथ में। इसके बाद में हमारा वोल्टमीटर ये हाई रेजिस्टेंस का होता है। हमने ए मीटर में देखा था, ए मीटर आपका लो रेजिस्टेंस का होता है और ये हाई रेजिस्टेंस का होता है। तो इतनी बातें आप पहले इसके बारे में नोट डाउन करिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस्ड। अगला क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट पीडी। आपको 1 वोल्ट पीडी को डिफाइन करना है, यानी यूनिट को डिफाइन करने आ गया। जैसे हमने एम्पियर में 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, वैसे ही यहाँ हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। तो इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले 1 वोल्ट किस बेसिकली हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख के देखेंगे कि किसको हम 1 वोल्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख लेते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमारा वर्क डन, जो यहाँ पे हमारा वर्क डन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यानी कि अगर हमने यूनिट में लिया है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो हम वर्क को भी यूनिट लेंगे और नीचे जो हमारा चार्ज था वो भी हम यूनिट में लेंगे, यानी कि 1 कूलम्ब हमारा चार्ज हो जाएगा और 1 जूल वर्क डन हो जाएगा। तो कहता है कि 1 वोल्ट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का कितना है, जब 1 जूल काम होता है, यानी 1 जूल वर्क होता है 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने में। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो सिंपली हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, PD is known as 1 वोल्ट। ये आपका सॉल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम 1 जूल वर्क डन करते हैं 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने में, तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाता है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through 1 volt बैटरी। 1 वोल्ट की बैटरी से 1 कूलम्ब चार्ज को पास करने में कितनी एनर्जी चाहिए, ये आपको बतलाना है। चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपका क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो आपको चार्ज गिवन है। Q की वैल्यू आपकी कितनी है भाई, 1 जूल है। चार्ज आपका कितना 1 जूल, सॉरी 1 कूलम्ब है, 1 कूलम्ब। इसके साथ में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 वोल्ट दे रखी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एनर्जी फाइंड करना है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एनर्जी किसका यूनिट होता है। बेसिकली एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर हम आपसे बोलेंगे कि एनर्जी का मतलब क्या है, तो वर्क डन, यानी कि एनर्जी एक तरह से वर्क डन ही होता है। तो यहाँ पे एनर्जी बोला, इसका मतलब ये वर्क डन पूछ रहा है। तो आपको W यहाँ पे फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता है, V = W/Q। V की वैल्यू आपको 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। W की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और Q की वैल्यू आपकी कितना दे रखी है, 1 कूलम्ब दे रखी है। तो W यहाँ रख देंगे, तो W = क्या आएगा, 1 × 1 यानी 1 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका वर्क डन कितना आ गया, यानी एनर्जी आपकी कितनी आ गई, 1 जूल एनर्जी आ गई। चलिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ए क्लोज कंटिन्यूअस पाथ consisting of wire and resistance में ब्रैकेट में करके आप अप्लायंसेस भी लिख सकते हो। अप्लायंसेस में आप एग्जांपल के तौर पे फैन, बल्ब, ETC अप्लायंसेस, कॉमा दे करके स्विच
इज known as इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, एक ऐसा पाथ जो क्लोज हो, कहीं से ओपन ना हो, यानी कि उसकी स्विच ऑन हो और उसमें कहीं भी शॉर्ट ना हो, तो वो क्लोज पाथ कहलाता है। कंटिन्यूअस पाथ जिसमें कि वायर हो, रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस के तौर पे आप फैन, बल्ब किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, साथ में स्विच हो, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कुछ सिंबल आते हैं। सिंबल जो हम यूज करते हैं, सिंबल यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में जो आप सिंबल यूज करते हो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये सिंबल दिखाते हैं हम, रेजिस्टेंस। अगर हम कहीं इस तरह का रेजिस्टेंस दिखा दे तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर हम इस तरह से सिंबल यूज करें तो ये हमारा बल्ब का सिंबल हो जाता है, या हम इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, ये भी हमारा बल्ब का सिंबल होता है, ये हमारा बल्ब है। अगर हम ऐसा सिंगल दो टर्मिनल दिखाएं प्लस और माइनस तो ये हमारा कहलाता है सेल। और अगर हम एक से ज़्यादा सेल एक साथ दिखाएं तो उसको हम कहेंगे बैटरी। ये हमारा क्या हो जाएगा? बैटरी। यानी कि अगर सिंगल है टर्मिनल, सिंगल अगर दो प्लेट का है तो ये एक कॉम्बिनेशन सेल कहलाता है, एक से ज़्यादा हो गया तो ये बैटरी कहलाता है। अगला हम ले लेते हैं 6 नंबर में। अगर ऐसा स्ट्रेट कुछ दिखाया गया है तो इसका मतलब है वायर। अगर हम इस तरीके से स्ट्रेट वायर में ऐसा क्रॉस दिखा दे डॉट के साथ में तो ये हमारा ये हमारा हो जाता है ज्वाइंट वायर। अगर हम इस तरीके से अगर हमारा क्रॉस करता है तो इसको हम लिखते हैं क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, यानी कि ये वायर बिना ज्वाइंट के इसको क्रॉस किया हुआ है। अगर हम इसको बीच में ए दे दे तो ये हमारा एमीटर हो जाएगा, इधर साइड से प्लस कहीं एक तरफ से माइनस, तो ये हमारा एमीटर हो जाएगा। अगर हम इसमें वी लिख दे तो ये हमारा वोल्टमीटर हो जाएगा, इतने कुछ हमारे बेसिक से सिंबल हैं जिसका हम यूज करते हैं। थोड़ा स्विच भी एक और देख लेते हैं इसमें। स्विच अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो ये हमारा ओपन स्विच हो जाएगा, ओपन स्विच। यहां तक दिखाई दे रहा है ओपन स्विच। हम यहां नीचे लिख देते हैं ओपन स्विच। और अगर हम इसको ऐसे दिखा दें इसके साथ में ज्वाइंट तो ये हो जाएगा क्लोज स्विच। चलिए यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इन सब का यूज हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में यूज करते हैं। जब भी आप सर्किट बनाओगे तो इस तरह से कंपोनेंट को यूज करा जाएगा, ये सारे कंपोनेंट उसमें यूज होंगे, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। हेडिंग डालेंगे ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference। PD शॉर्टकट में लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across its end, यानी कि जो सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके सर्किट के एंड में जो उसके टर्मिनल होंगे, उसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाला करंट, यानी कि इनडायरेक्टली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में आप इसको
I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी लिख सकते हो। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा सर्किट में, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो करंट घटेगा सर्किट के अंदर में। ये बोलता है ओम्स लॉ। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के लिए हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमारा आ जाता है कौन? तो वो कांस्टेंट हमारा आ जाता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है V = IR। पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल आपको बनने वाले हैं वो सारा का सारा इसी फॉर्मूले से बनने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और करंट तीनों की बात करोगे तो इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग एक और फॉर्मूला बन सकता है, R = V/I। एक तो ये बन सकता है, या इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है I = V/R। ये तीनों फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आप इसमें से यूज करके कुछ भी निकाल सकते हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला, IR दिया हुआ, पुट करके उसको निकाल दोगे। इसमें अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने बोला, पोटेंशियल डिफरेंस आई बोला, तो इसको भी आप फाइंड, तीनों फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी सब्सटेंस इसमें से निकाल सकते हो। यानी कि तीनों का आप लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा V जो है PD है, R क्या है, R के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे आगे। ये रेजिस्टेंस है, और I क्या है, I हमारा करंट है। तो सर्किट के अंदर कुछ भी गिवन हो, इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं उस वैल्यू को। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आता है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ कैसा होता है। अब आपको पता है, अभी हमने ओम्स लॉ बतलाया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा नेचर हो जाएगा ग्राफ का। नेचर किसका होगा ग्राफ का? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो याद रखेंगे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसके अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? हमने अभी बात करी थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस की। अब इसको हम डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। यहां पे क्या होता है रेजिस्टेंस? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय विच इट opposes द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले या चार्ज बोले, फ्लो ऑफ चार्ज या करंट बोले, तीनों बात एक ही है। करंट तब होता है फ्लो जब चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज तब फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो तीनों में से कोई भी अगर ये रेजिस्ट कर रहा है तो वहां पे हम उसको रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज या करंट थ्रू इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। यानी कि हिंदी में बोले तो प्रतिरोध। किसी भी चीज में, किसी भी मटेरियल में अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट देखें, यानी कि जो उसको विरोध करे, उसको फ्लो नहीं होने दे, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का जो सिंबल आ जाता है, सिंबल यहां लिख लीजिएगा, ये कैपिटल R दिखाता है। कैपिटल R इसका सिंबल हो जाता है। अब इसमें कुछ और चीजें आ जाती है, जैसे इसका फॉर्मूला। अगर हम आपसे कहें कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R ρL/A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा हो जाता है R = ρ × L/A। किसी भी मटेरियल में अब रो, लेंथ, एरिया, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, बट पहले हम ये रो हमारा जो होता है स्पेसिफिक। अब इनमें कौन क्या होता है वो देख लेते हैं। रो हमारा हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L हो गया हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब इसमें हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, बट अभी हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना। बस अभी हम इतना ही जान लेते हैं कि ये इसका फॉर्मूला होता है। ये सारी चीजें गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप R निकाल पाओगे किसी मटेरियल का। अब आ जाता है इसका यूनिट। इसकी यूनिट हो जाती है ओम। ओम को सिंबल कर देगा ऐसे, ये ओम का सिंबल हो जाएगा। ओम ऐसे, ओम ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारा आ जाता है रेजिस्टेंस का यूनिट। रेजिस्टेंस की यूनिट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हमारा किसी भी
सब्सटेंस का रेजिस्टेंस वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जैसे हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसकी डिपेंडेंसी हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, यानी कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने जैसा फॉर्मूला देखा रो एल बाई ए, तो इसमें आपको सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ से कैसे करेगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ा होगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटा होगा रेजिस्टेंस घटेगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ए रेजिस्टेंस ए का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बट एरिया का इनवर्सली में आप एक बात और याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया का स्क्वायर का इन्वर्स होता है, ये स्क्वायर का इन्वर्स होता है, यानी कि ये सिंपल इन्वर्स नहीं होता, ये स्क्वायर का इन्वर्स होता है। यानी कि अगर हम एरिया को दुगना करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना घटेगा। इसको हम एग्जांपल से आपको समझा दें यहाँ पे कि अगर आप एरिया को 1/2 करोगे तो ये 2 नहीं होगा, 1/2 का स्क्वायर से घटेगा, यानी जो आपका आर आएगा वो 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर इन 1/4, तो रेजिस्टेंस 4 गुना घट जाएगा। अगर हम एरिया 4 गुना घटाएंगे तो रेजिस्टेंस 16 गुना घटेगा, यानी कि उसके स्क्वायर से ये घटेगा। तो ये सिंपल इन्वर्स नहीं होता, ये स्क्वायर इन्वर्स होता है। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड नंबर नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि जिस मटेरियल की हम बात करेंगे उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। यानी कि अगर वो मटेरियल कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसका नेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। फोर्थ नंबर है टेम्परेचर। किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर भी उसके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, यानी कि उसके आधार पे जो रेजिस्टेंस होगा वो प्रभावित होगा। तो इस तरह से आपके कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, यानी कि जो अफेक्ट करती है रेजिस्टेंस को, वो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको लिख लीजिए। इसमें आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याद रखना है, स्क्वायर से इसका अफेक्ट करता है, यानी कि स्क्वायर से बदलता है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे फिर से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।